हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने वाले हैं एंजाइम कैटालिसिस। सबसे पहले तो एंजाइम कैटालिस्ट क्या है। तो एंजाइम कैटालिस्ट वो लिविंग यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर, लिविंग थिंग के अंदर जो मिलता है वो कैटालिस्ट ही एंजाइम है। यानी कि बायोकेमिकल एंजाइम वो बायोकेमिकल कैटालिस्ट है। बायोलॉजी वाले आपको स्टडी में आ गया होगा एंजाइम। एंजाइम आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर प्रोड्यूस बाय लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स। कौन प्रोड्यूस करता है? लिविंग प्लांट एंड एनिमल प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं हम एंजाइम। वो एक्चुअली किसके बने हुए होते हैं? तो एंजाइम प्रोटीन मॉलिक्यूल से, एक्चुअली एंजाइम वो प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो हायर मॉलिक्यूलर मास, जिसका मास बहुत ही हाई होता है, तो हाई मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर, वाटर में कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। दे आर वेरी इफेक्टिव catalyst numerous reaction स्पेशली those connected with the नेचुरल प्रोसेस, यानी कि नेचुरल प्रोसेस में वो एज अ कैटालिस्ट यूज होते हैं। नेचुरल प्रोसेस में न्यूमरस रिएक्शन दैट अकर इन द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। एनिमल एंड प्लांट की बॉडी के अंदर कई सारी जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन मेंटेन करने के लिए ये एंजाइम कैटालिस्ट यूज होते हैं। एंजाइम टर्म एज बायोकेमिकल कैटालिस्ट, एंजाइम एक्चुअल में बायोकेमिकल कैटालिस्ट है। एंड जो ये फिनोमिनन है, जो पूरी प्रोसेस है, उसको बोलते हैं हम बायोकेमिकल कैटालिसिस। ये जो पूरी प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के अंदर जो होती है उसको बोलते हैं हम बायोकेमिकल कैटालिसिस। एंजाइम कई सारे बने हुए लेकिन सबसे पहला सिंथेसिस एंजाइम सबसे पहले लेबोरेटरी में 1969 में बना था। कई सारे एग्जाम्पल यहाँ एंजाइम के दिए। सबसे पहले कैन शुगर में से, अगर कैन शुगर में से हमको ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनाना है, कैन शुगर में से ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनाना है, तो इन्वर्टेज एंड जाइमेज हम एंजाइम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इन्वर्टेज यूज़ करेंगे तो कैन शुगर में से ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलेगा। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम है C6H12O6, लेकिन दोनों के अंदर ग्रुप अलग अलग है। दोनों यानी कि ये ग्रुप आइसोमर है, दोनों के अंदर ग्रुप अलग अलग होता है, वो आप आगे चैप्टर में स्टडी करोगे। तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन्वर्टेज ही यूज़ करना पड़ेगा, दूसरा कोई यहाँ हम एंजाइम यूज़ कर सकते नहीं है। अब ग्लूकोज या फ्रुक्टोज को इथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए जाइमेज हम यूज़ करेंगे। तो इन्वर्टेज एंड जाइमेज ये दोनों कैटालिस्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, यानी कि ये एंजाइम है दोनों जो हम यूज़ करते हैं। तो कैन शुगर में से हम इथेनॉल बना सकते हैं। कन्वर्जेशन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज, यानी कि स्टार्च में से माल्टोज बनाने के लिए डायस्टेज हम यहाँ यूज़ करते हैं। कन्वर्जेशन ऑफ माल्टोज इनटू ग्लूकोज, यानी कि माल्टोज में से अगर ग्लूकोज बनाना हो तो माल्टेज हम एंजाइम यूज़ करते हैं। माल्टोज में से अगर ग्लूकोज बनाना हो तो हम यहाँ माल्टेज यूज़ करते हैं। डीकम्पोजिशन ऑफ यूरिया का डीकम्पोजिशन करने के लिए हम यूरिया का डीकम्पोजिशन करने के लिए हम यहाँ यूरेज कैटालिस्ट यूज़ करते हैं जो एंजाइम है। सो ये आप याद रखोगे कि कौन सा एंजाइम, या जैसे कि यूरिया में से अगर हमको एमोनिया बनाना हो यानी कि यूरिया का डीकम्पोजिशन करना हो तो हम यूरेज ही यूज़ कर सकते, दूसरा कोई एंजाइम हम यहाँ यूज़ कर सकते नहीं है। इन स्टमक द पेप्सिन एंजाइम, ये आप स्टडी कर चुके हैं 10th में भी। पेप्सिन एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करने के लिए पेप्सिन एंजाइम यूज होता है हमारे स्टमक में, वो भी हम आगे स्टडी कर चुके हैं। कन्वर्जेशन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क में से कर्ड बनाने के लिए लैक्टोबैसिलाई एंजाइम हम यूज़ करते हैं, जो लैक्टोबैसिलाई वो रिएक्शन करके मिल्क में से कर्ड बनाता है। अब हम बात करने वाले हैं एंजाइम कैटालिसिस के कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले एंजाइम कैटालिस्ट मोस्ट हाईली एफिशिएंट यानी कि एंजाइम का वन मॉलिक्यूल 1 मिलियन मॉलिक्यूल रिएक्टेंट को ट्रांसफॉर्म करता है। एंजाइम का 1 मिलियन मॉलिक्यूल रिएक्टेंट को ट्रांसफॉर्म करता है पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में रिएक्टेंट के 1 मिलियन मॉलिक्यूल को वो ट्रांसफॉर्म करके प्रोडक्ट बनाता है।
दूसरा है हाईली स्पेसिफिक नेचर, यानी कि कोई प्रॉपर एंजाइम कोई रिएक्शन में यूज़ होता हो तो दूसरा कोई एंजाइम इसके बदले हम यूज़ नहीं कर सकते। जो हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा है कि यूरेज है वो हाइड्रोलिसिस के लिए, यूरिया के हाइड्रोलिसिस के लिए यूज़ होता है, तो हम यूरेज ही यूज़ कर सकते हैं। यूरेज के अलावा दूसरा कोई यूज़ कर सकते नहीं है। तीसरा है हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी कि कोई फिक्स टेम्परेचर का रेंज है 298 से 310 केल्विन, ये रेंज में वो हाईली एक्टिव होता है, एंजाइम हाईली एक्टिव होता है। एंड हमको मालूम है कि हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी 310 केल्विन है, इसीलिए हमारा जो बॉडी के टेम्परेचर है इसमें एंजाइम हाईली एक्टिव रहते हैं। लेकिन अगर हमको बुखार आ जाए तो ये बुखार में टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसीलिए एंजाइम ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, इसीलिए हमारे बॉडी में अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। वैसे ही हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, यानी कि हमारी बॉडी की पीएच वो भी 5 से 7 के बीच में होती है, एंड वो पीएच रेंज में वो हाईली एक्टिव होते हैं, एंजाइम हाईली एक्टिव होते हैं। पीएच रेंज कौन सी, 5 से 7 पीएच में वो हाईली एक्टिव होते हैं। इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर एंड को एंजाइम, यानी कि एक्टिवेटर एंड को एंजाइम की प्रेजेंस में वो अपनी एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। द एंजाइमिक एक्टिविटी इज इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टन सब्सटेंस नॉन एज को एंजाइम, उसको बोलते हैं हम को एंजाइम। को एंजाइम की प्रेजेंस में उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है। एंड ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल नॉन प्रोटीन यानी कि विटामिन होते हैं, उसके पार्टिकल्स होते हैं विटामिन स्मॉल नॉन प्रोटीन के, उसके प्रेजेंट में भी एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, जिसको हम बोलते हैं को एंजाइम। जो स्मॉल नॉन प्रोटीन के पार्टिकल होते हैं उसको बोलते हैं को एंजाइम। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर्स एंड पॉइजन्स लाइक ऑर्डिनरी कैटालिस्ट, एंजाइम में भी ऐसा होता है कि कोई हमारे अंदर कोई पॉइजन आ जाए तो पॉइजन एंजाइम के फंक्शनल ग्रुप के साथ वो जुड़ जाता है एंड हमारी बॉडी को उसको इफेक्ट होती है। यानी कि लाइक ऑर्डिनरी कैटालिस्ट एंजाइम्स आर ऑल्सो इनहिबिटेड और पॉइजन बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टन सब्सटेंस। द इनहिबिटर और पॉइजन इंटरैक्ट विथ द कैटालिटिक एक्टिव फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एंजाइम सरफेस। ये आपको पीछे एक चैप्टर में आएगा कि एंजाइम में जो फंक्शनल ग्रुप का एक्टिव पार्ट होता है वो एक्टिव पार्ट के साथ पॉइजन रिएक्शन करेगा एंड उसके कारण जो हमारी हमको जो प्रोडक्ट मिलनी चाहिए वो प्रोडक्ट नहीं मिलेगी एंड पॉइजनस प्रोडक्ट हमको मिलती है, इसीलिए वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो कैटालिटिक एक्टिविटी को, एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये इनहिबिटर एंड पॉइजन भी इफेक्ट करते हैं एंजाइम को। अब हम स्टडी करने वाले हैं एंजाइम कैटालिसिस के मैकेनिज्म के बारे में। एंजाइम कैटालिसिस के मैकेनिज्म में लॉक एंड की मॉडल का यूज़ होता है। लॉक एंड की मॉडल यानी कि सबस्ट्रेट का जो एक्टिवेट साइट का जो प्रॉपर साइट होती है वहाँ कोई प्रॉपर एंजाइम ही सेट होता है, यानी कि जैसे कोई प्रॉपर लॉक के साथ कोई प्रॉपर की ही आती है, दूसरी कोई की उसमें यूज़ नहीं कर सकते, वैसे ही कोई भी सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट की जो प्रॉपर एक्टिवेटेड साइट होती है वहाँ एंजाइम की प्रॉपर साइट ही सेट होती है, यानी कि प्रॉपर एंजाइम ही सेट होता है। यानी कि E+S यानी कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। फिर क्या होगा, तो एंजाइम हमको वापस मिल जाएगा एंड सबस्ट्रेट में से हमको प्रोडक्ट मिलती है। जो सबस्ट्रेट होगा उसमें से हमको प्रोडक्ट मिलेगी एंड एंजाइम जैसा था वैसा हमको लास्ट में वापस मिल जाता है। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करके प्रॉपर सबस्ट्रेट के साथ प्रॉपर एंजाइम ही रिएक्शन करता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ES कॉम्प्लेक्स बना। फिर ये ES कॉम्प्लेक्स बना, उसका डीकम्पोजिशन होगा, ES कॉम्प्लेक्स का डीकम्पोजिशन होगा एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म प्रोडक्ट, यानी कि हमको प्रोडक्ट वापस मिल जाएगी एंड हमारा एंजाइम जो होगा वो भी हमको वापस मिल जाएगा। तो यहाँ हम लॉक एंड की मॉडल से हम एंजाइम की मैकेनिज्म हम यहाँ समझा सकते हैं।